आज पूरा पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़ा है और ये महज 1 या 2 हफ्ते का परिणाम नहीं है, बल्कि ये दशकों का गुस्सा है जो अब बाहर आ रहा है। पाकिस्तान में सेना का जनरल होने का मतलब ही है एक घूसखोर भ्रष्टाचारी होना। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए, जो साफ बताती हैं कि पाकिस्तानी सेना के जनरल अपनी सरहद को सुरक्षित रखने से ज्यादा पैसा बनाने में और या ये कहें कि अय्याशी करने में, लेविश लाइफ जीने में टाइम पास करते हैं। अलग अलग जनरल्स की आप तस्वीरें देखिए, पाकिस्तानी जनरल्स की, जिनकी लाइफस्टाइल आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी बड़ी हस्ती को देख रहे हैं आप। तो पाकिस्तानी जनरल्स की अय्याशी पर भी हमने थोड़ी सी जानकारी जुटाई है, रिसर्च की है और हम चौंकाने वाले आंकड़े भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये डिटेल्स भी दे देते हैं। पाकिस्तानी जनरल्स करोड़पति नहीं, अरबपति बनते हैं। एक जनरल की सैलरी पता है कितनी होती है? 8 से 10 लाख रुपए महीना। लेकिन असली कमाई 8 से 10 लाख तो पेपर्स पर है। असली कमाई बिजनेस और लैंड से होती है, डील्स करते हैं। डीएचए में एक प्लॉट 10 से 50 करोड़ तक का होता है। रिटायरमेंट गिफ्ट पता है कितना मिलता है? 300 से 500 कनाल जमीन। विदेशों में फ्लैट, लंदन, दुबई, अमेरिका, अलग अलग जगह ठिकाने। जनरल बाजवा के बेटे की शादी में 5 अरब की दौलत दिखी थी। अब शादी में दिख गई थी इतनी दौलत। जनरल फैज हमीद, दुबई में उनका विला है, इस्लामाबाद में पैलेस था। सोच रहे हैं आसिम मुनीर की भी बात कर लेते हैं। कराची में 10 करोड़ का बंगला है आसिम मुनीर का। जनरल्स के बच्चे अमूमन पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, लंदन में पढ़ाई करते हैं, लग्जरी गाड़ियां चलाते हैं। आवाम यहाँ लुटी पिटी बैठी हुई है। प्राइवेट जेट जैसी सुविधा टॉप 20 जनरल्स को मिलती है। पेट्रोल इनका फ्री है, बिजली इनकी फ्री है, स्टाफ फ्री है। अय्याशी में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद सीमेंट फैक्ट्री, शुगर मिल जाती है। पाकिस्तान दिवालिया है और जनरल्स मालामाल हैं। ये पाकिस्तान की हकीकत है। जनरल्स का पूरा बहीखाता सुना आपने, कैसे ऐश में रहते हैं। जनता चाहे एक एक चीज को, एक एक दाने को मोहताज रहे, लेकिन इनकी अय्याशी, इनकी ऐश खत्म नहीं होती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम है सुहेल अफरीदी का गुस्सा बढ़ गया है। अलग अलग ऑप्शन सोचे जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी कह रहे हैं धरने के बाद पाकिस्तान सरकार की आंखें खुलेंगी। सुहेल कह रहे हैं हम पश्तून दोबारा वापस नहीं जाएंगे, हम अपने लीडर को आजाद कराकर ही रहेंगे। सुहेल कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा सीएम सुहेल अफरीदी को इमरान से मिलने नहीं दिया गया है। अदियाला जेल के बाहर बैठे और कह रहे हैं कि हम पश्तून नहीं जाएंगे। देखिए, इमरान खान पश्तून हैं और उनके पश्तूनी लीडर क्योंकि जेल के अंदर है, मुलाकात नहीं हो रही है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री हैं सुहेल अफरीदी कह रहे हैं कि हम पश्तून हैं, हम वापस नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के जनरल्स के बारे में हमने आपको बताया, उनकी ये अय्याशी कई बार भारी भी पड़ चुकी है। आप सोच कर देखिए, एक देश का सेना प्रमुख जब किसी दूसरे देश जाता है तो वहां रहने वाले पाकिस्तानी उसे सरेआम गालियां देते हैं। तस्वीर ये देख रहे हैं आप, ये साल 2023 की है जब पाकिस्तान का पूर्व सेना प्रमुख छुट्टी मनाने पेरिस गया था, तो वहां मौजूद पाकिस्तानी लोगों ने उसे भर कर गालियां दी थी। सुनिए जरा ये। पुलिस को बुलाओ, पुलिस से बुलाओ, बुलाओ पुलिस को, पुलिस को बुलाओ। पाकिस्तान दे पाउज मशर, पुलिस से बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। देखिए, पेरिस घूमने गए थे और कितनी इज्जत नवाजी गई, आपने देखा वीडियो में। इस जनरल बाजवा का भी किस्सा आपको सुनाना चाहते हैं हम, सुनना चाहिए आपको, क्योंकि यही जनरल आसिम मुनीर का मेंटोर रहा है। दरअसल साल 2022 में सैन्य सत्ता से जाते वक्त बाजवा ने एक बड़ा इमोशनल भाषण दिया था और कहा था कि अब सेना को सत्ता में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए और सरकार में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए। मेरे नजदीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं। बाजवा की इन बातों पर भरोसा करके इमरान खुद इनके फैन बन गए थे और बाजवा की तारीफों के पुल बांधा करते थे। एक बार इमरान की बेवकूफी को भी देख लीजिए आप जरा। मैंने सबसे ज्यादा मुखालफत की है। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की,
जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूं आज, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया। फौज के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, आर्मी चीफ के ऊपर एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं ये। देखिए, इमरान एक तरफ जनरल बाजवा की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो दूसरी तरफ 29 नवंबर साल 2022 को बाजवा ने अपनी सैन्य सत्ता आसिम मुनीर को सौंप दी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और इसे भी अपने किए गए कर्म कांडों से ट्रेन कर दिया, जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि एक बार फिर एक बड़ा नेता पाकिस्तानी सेना के टारगेट पर आ चुका है। बाजवा के हैंडओवर करने की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुनीर को हैंडओवर किया और मुनीर बाजवा वाले ही रास्ते पर चल पड़ा। हालांकि आपको बताएं, ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की सत्ता जनरल्स का शिकार बन चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल दे देते हैं। 1958 की बात करें तो जनरल अयूब खान, राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा मार्शल लॉ लाकर खुद राष्ट्रपति बने। 1977 की अब बात कर लेते हैं। जनरल जियाउल हक, प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को इन्होंने ऑपरेशन फेयर प्ले के जरिए मार्शल लॉ लगा के हटा दिया। 1999 की बात कर लेते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ प्रधानमंत्री बन गए थे। नवाज शरीफ का सैन्य तख्ता पलट हुआ, नवाज को जेल भेज दिया गया था, आपको याद होगा। 1993 में जनरल अब्दुल वहीद काकर प्रधानमंत्री बने। नवाज शरीफ राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान के साथ मिलकर इस्तीफा दिलवाया गया उनसे जबरदस्ती। 2014 में भी ऐसे ही हुआ। जनरल राहील शरीफ प्रधानमंत्री थे। नवाज शरीफ को धरना और दबाव और बाद में पनामा केस के जरिए अयोग्य ठहरा दिया गया था और कमान इन्होंने संभाल ली थी। तो ये हालात रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नया है ये मामला। पाकिस्तान में जनरल्स का शिकार हुए राजनेताओं की लिस्ट हमने आपके सामने रख दी। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर ये 27 दिसंबर 2007 की है, जब रावलपिंडी के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। ये उस वक्त की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इस हत्या के पीछे हाथ निकल कर आया था परवेज मुशर्रफ का। तस्वीर देखिए, रैली कर रही थी और अचानक गोली चल गई थी। उनका काफिला कारसाज के करीब पहुंचा तो फिजा यके बाद दीगर। इस मामले की पूरी डिटेल्स आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। हुआ क्या था, बेनजीर भुट्टो की वापसी से मुशर्रफ को सत्ता जाने का डर सता रहा था। अक्टूबर 2007 में बताया जा रहा है कराची हमला हुआ, 140 लोग मर गए, बेनजीर बाल बाल बच गई थी। बेनजीर ने उस वक्त मुशर्रफ को खत लिखा और लिखकर कहा कि मेरी जान को खतरा है। खत में 3 नाम उन्होंने दिए, 2 जनरल्स के थे और एक खुफिया अधिकारी का नाम था कि इनसे खतरा है। मुशर्रफ ने सुरक्षा हटा दी, जैमर नहीं दिए। रावलपिंडी रैली में सिर्फ स्थानीय पुलिस थी जहां ये पहुंची हुई थी बेनजीर भुट्टो, फेडरल फोर्स ही नहीं थी। हमले के 4 मिनट बाद मुशर्रफ के आदेश पर क्राइम सीन होश से धो दिया गया। यूएन जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हत्या सिर्फ तालिबान अकेले नहीं कर सकता था। रिपोर्ट में कहा गया कि मुशर्रफ सरकार ने जानबूझकर सुरक्षा कम की। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मुशर्रफ को मुख्य मुल्जिम बताया उस दौर में, और 2017 में मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। 2019 में मुशर्रफ को हत्या के केस में फांसी की सजा सुनाई गई। मुशर्रफ दुबई भागे, 2023 में मरे, केस खत्म हो गया। समझ रहे हैं आप? तो ये इनका तरीका है। अब आपको जरा 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ आप देखिए, साल 2007 की तस्वीर है जब बेनजीर की हत्या की गई, और दूसरी है इमरान खान से जुड़ी खबर।